नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के लिए यहाँ पर हम इकाई 4 देखेंगे, जिसमें है आपकी कविता उठो धरा के अमर सपूतों। ये कविता के जो कवि है जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इन्होंने उठो धरा के अमर सपूतों कविता क्यों लिखी होगी? क्या आपको इस कविता पे से समझ में आता है कि कविता का लिखने का कारण क्या है, कविता क्यों लिखी गई है? और नाम पे से ही हमें ऐसा लगता है ये कविता अगर देखो तो आप संगगान है, मतलब संगगान मतलब एक समूह में होके गाई गई है। तो यहाँ पर है कि हम देखते हैं कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हो चुकी थी, मतलब गुलाम रहने के बाद भी हमारा देश की जो है बहुत बर्बादी हो चुकी थी। पर 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मतलब आज़ादी मिली थी। उसी दरमियान सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा भी देखा था गुलामी के बाद। तो कविता उसी समय इस कविता की रचना की गई है, ये समूहगान की रचना हुई है। और देश के सपूतों मतलब इस कविता का जो है नाम दिया गया है, देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा गया है, जिसको हम कहेंगे उठो धरा के अमर सपूतों। तो इसके जो लेखक है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, तो यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे हम। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का जन्म 1 सितंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब महेश्वरी का जन्म है 1916 में, रोहता है जो आगरा के पास एक गांव है, वहाँ पे हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, मतलब वो अधिक नहीं जिए हैं। उनके 6 काव्य संग्रह हैं और 2 उनके खंड काव्य हैं। 32 बालक साहित्य है, जो 32 उन्होंने बालकों के ऊपर साहित्य लिखे हैं वे। 3 कहानी संग्रह है तथा अन्य उनकी साहित्यिक भी प्रकाशित की गई हैं, मतलब उन्होंने जो साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं उनका भी प्रकाशन हुआ है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बहुत प्रसिद्ध जो उनकी काव्य संग्रह है, जो कविताएं हैं और जो भी है वो सब के नाम दिए गए हैं। वो इस प्रकार है: इतना ऊंचा उठो, दूसरा है उठो धरा के अमर सपूतों, तीसरा है कौन सिखाता है चिड़ियों को, और आगे है चंदा मामा आ। इसके बाद है पुनः नया निर्माण करो माँ, और इसके बाद है यह वसंत ऋतु। इसके बाद है हम सब सुमन एक उपवन के। उनकी प्रसिद्ध ये जो कृतियाँ हैं, जो उन्होंने ये कृतियाँ लिखी है, जो कविताएं हैं, काव्य खंड है, बाल साहित्य है, कहानी है, उन्हीं के ये नाम हैं। तो अब कविता जो शुरू होती है वह इस प्रकार है: प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। अब यहाँ हम कविता शुरू कर रहे हैं। तो कविता इस प्रकार है: उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो इसका भावार्थ इस प्रकार होगा कविता का: हे भारत माता के अमर सपूतों, अमर पुत्रों या अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का सवेरा आ चुका है। अब तुम अज्ञात आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। अब क्या है, जो अज्ञात हो तुम, गुलामी की ज़िंदगी से तुम आज़ाद हो चुके हो, तो तुम्हें अब अपना क्या करना है, नव निर्माण करना है, हमें आगे के कार्य करना है। अब हम आज़ाद हो चुके हैं, में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। जो देश के जो वासी है, जो देश की प्रजा है, उनके अंदर तुम्हें क्या करना है, नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। और तुम्हें क्या करना है,
उनके प्राण में नया संचार करना है, मतलब नई सुबह दिखानी है, नए रास्ते, नए उद्योग, नई तरक्की, नए निर्माण, नए नियम, कायदे, कानून बनाना है। आगे की पंक्ति देखेंगे। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब यहाँ पर है आगे कि यहाँ पर आज़ादी की जो नई सुबह है, इसमें नई चर्चाएं होंगी, नई विचारणाएं होंगी, नई बातें होंगी, नए विचार भी होंगे, और किरणें जो है फैली हुई है वो पूरे आकाश में, पूरी धरती पर चारों तरफ नई किरणें फैली हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें उठ रही हैं, नई सोचें हो रही हैं, लोगों के नए हौसले हो रहे हैं, कि हौसलों की नई लहरें उमड़ रही है। सबके मन में नई आशाएं भी आ रही हैं, नई आशाएं, लोग सोच रहे हैं कि कुछ नया होगा। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान देनी है। तुम युगों से फूल जो थे वह मुरझाए हुए थे, आज तुम्हें उन फूलों को खिलना होगा, खुश होना होगा, उन्हें खिलकर नया सवेरा बनना होगा और लोगों तक उसकी नई मुस्कान फैलानी होगी। उन्हें फिर से खिलाना होगा और लोगों को फिर से खिलाना होगा, नई सोच देनी होगी। युग के मुरझे सुमनों ने नई मुस्कान भरो, मतलब युग युग के जो फूल हैं उनके अंदर क्या भरने हैं, नए मुरझाए जो फूल हैं उनके अंदर नई मुस्कान भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जो हमारी धरा भारत माता के नए जो पुत्र है, सपूत हैं, जिन्होंने देश का नया निर्माण किया है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, तो वह अब क्या करना है, उन्हें हमारे भारत का नया निर्माण करना है। नई सोच, नई ताकत, नई टेक्नोलॉजी लानी है और लोगों में साहस और हिम्मत और नई किरण डालनी है। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ, नए सवेरों में नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन 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 करते भौरे मस्त उमड़ मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि डाल डाल पर आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। मतलब आज़ादी की ये सुबह हुई है, जो प्रकृति है, धरती पर जो खिले हुए जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वह भी क्या कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पेड़ों की डालियों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नई चेतना आ रही है। जो पेड़ों की डाल पे पक्षी बैठे हैं वह भी खूब खुश होके, प्रफुल्लित होके, मन से वह चहचहा रहे हैं। उनके जो नए स्वर है वह बहुत नव निर्माण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो, और वे भी इतने खुश हैं कि जैसे लग रहा है कि देश आज़ाद हो गया है। उसकी खुशी के गीत वह गा गा के लोगों को सुना रहे हैं। बागों में भी भौरे गुंजार करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। मतलब बागों में देखो तो भौरे बहुत सारे हैं और वह भौरे मस्ती में इस फूल से उस फूल घूम रहे हैं और गुंजन कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, एक दूसरे को आज़ादी की जो खुशी है वह बता रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। मतलब देश के जो पुत्र हैं, सपूत है, वीर है कि भाई अब क्या है, आज़ादी स्वतंत्रता के बाद अब हम स्वतंत्र हो गए। इसके बाद हमारे देश में जो है नया युग है वह आया है और उस नए युग की आशाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। मतलब यहाँ पर इस युग में जो नया राग है, नई वीणा है, वह क्या है, उस नए वीणा और नए राग को हमें चारों तरफ फैलाना है। वीणा का जो स्वर है वह भी नया है और जो गीत जो मधुर लोगों के गले से जो गाए जा रहे हैं उनका भी राग में कुछ अलग ही है और बड़े खुशी का माहौल पूरे देश में फैला है।
कली कली खिलती रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंजित गूंजित जग उद्धान करो। उठर धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब यहाँ पर कहते हैं कवि कि इधर कवि कहते हैं कि उद्यान माने बाग बगीचे, कलियाँ खिल रही हैं। पेड़ों पे जो कलियाँ हैं वह क्या है, फूलों की छोरों पे जो छोटे छोटे पेड़ हैं, जो छोटे छोटे से झाड़ हैं, उन पर क्या है, कलियाँ खिल रही हैं मुस्कुराती हुई। और प्रत्येक फूल मुस्कुराने लगा है, मतलब प्रत्येक फूल जो है कली के रूप में खिलकर वह मुस्कुरा रहा है, खुशी मना रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। और यहाँ पर देखो पूरे देश में स्वतंत्रता का जो सूर्य है, चारों तरफ उसकी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ किरणें जो फैली हुई हैं सूरज की, वह सुनहरी है। तो धरती पे जो सूरज की जो किरणें फैली है वो सुनहरे रंग की है। और ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती कैसे रंग की है, सुनहरे रंग की है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गूंजित करना है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब है वीर पुरुषों, है और धरती के पुत्रों सपूतों, तुम्हें इस धरती को मंगलमय बनाना है। अपनी वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को तुम्हें गुंजित करना है। मतलब पूरा जो संसार है वो एक बाग की तरह है। उस बाग को तुम्हें हमेशा हरा भरा रखना है और उसकी प्रगति करना है, उसकी हमेशा रक्षा करना है तुम्हें। आगे है, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, जहाँ पर सरस्वती माता का विराजमान है। मंदिर है, चारों तरफ तीर्थ धाम है, चारों तरफ मंदिरें हैं, चारों तरफ धाम बने हुए हैं, चारों तरफ नदियाँ हैं, जो पावन नदियाँ बहती हैं। यहाँ की कल्याणकारी सारी विधाएं ही तुम्हारी संपत्ति है। मतलब यहाँ पर इतने बड़े बड़े संत महात्मा पुरुषों का जन्म हुआ है और यहाँ पर बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर चारों तरफ हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर विद्या के रूप में ज्ञान देने वाले बड़े से बड़े सपूत हमारी धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है। इसीलिए ये क्या है कि हमारी संपत्ति है, हमारी विद्या क्या है, हमारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम में से हर एक बालक, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक पुत्र या पुत्री हो, वह इस धरती का क्या है, रक्षक है। वह विद्या मंदिर का रक्षक है। यहाँ पर विद्या दी जाती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं। और तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक, तुम्हें हर किसी को ज्ञान देना है, हर किसी को क्या करना है, तुम्हें अपने जो आज़ादी के जो गीत हैं, आज़ादी के बारे में है वह बताना है, अपनी देश की प्रगति के बारे में बताना है और नए नए कार्यों के बारे में बताना है और नए युग का आह्वान करना है। और नए युग का आह्वान मतलब नए युग का आरंभ करना है। तुम्हें हर चीज़ यहाँ पर अपने देशवासियों को, देश के व्यक्तियों को बतानी है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सभी प्रकार का ज्ञान देना है। उस ज्ञान को तुम्हें पहले पाना है और उस ज्ञान को पाकर तुम्हें देशवासियों को देना है कि जिससे तुम्हारे देश के क्या है, भविष्य उज्जवल बने। आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ती रहे और हमेशा अपने देश का क्या करें, गुणगान करती रहे। यहाँ पे कविता पूर्ण होती है और हम कविता के शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, निर्माण जिसका अर्थ होगा बनाना, गुंजित
जिसका अर्थ है भौरों के गुंजार से युक्त। प्रायः, जिसका अर्थ है अक्सर। उद्यान मतलब बाग। पुनः माने फिर, दोबारा। आह्वान मतलब ललकार, चुनौती। आपने किसी का युद्ध का आह्वान करना है ऐसा बोला ना, तो इसमें क्या है, युद्ध और चुनौती। स्फूर्ति, उत्साह। स्फूर्ति माने तुम्हारे अंदर उत्साह होना। आगे है स्वाध्याय देखेंगे, अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में हम पहले देखेंगे काव्य का आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, आशय स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ काव्य पंक्ति दी है उसका भावार्थ हमें लिखना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुण्य नया निर्माण करो। तो यहाँ पर इस प्रकार है, उत्तर इस प्रकार है, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देश वासियों के हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बांधनी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर इस प्रकार है, कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाएं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर इस प्रकार है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलगाड़ी, रेल स्टेशन, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे।
अभयारण्यों में सुरक्षित, अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्र आपका अभ्यास पूर्ण होता है। इसके बाद का जो पीरियड होगा उसमें मैं आपको स्वाध्याय कराऊंगी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।